नमस्कार। द लेंस के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में कोशिश राजनीति की उन परतों को समझने की है जो आपको हमको प्रभावित करती हैं। आम चुनाव का माहौल बहुत गर्म है और अब तो धीरे धीरे अंत की ओर भी बढ़ रहा है। ऐसे में आज जब हम बात करेंगे बैटल ग्राउंड स्टेट्स की, बैटल ग्राउंड स्टेट्स यानी वो राज्य जिनके नतीजे इधर या उधर हों तो पूरा चुनाव ही इधर उधर हो सकता है। तो जिन 4 बैटल ग्राउंड स्टेट्स पर हम बात करने वाले हैं वो हैं उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र जहां 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल 42 सीटें और बिहार जहां 40 सीटें हैं। तो इन चारों प्रदेशों को मिलाकर हैं 210 सीटें। 2019 में एनडीए का जो स्वरूप था उसे इनमें से मिली थी 162 सीटें, यानी 3/4 से ज़्यादा सीटें तत्कालीन एनडीए के पास थीं। और अब जब चुनाव अंतिम सिरे की ओर बढ़ रहा है, इन इलाकों में चुनाव कवर कर रहे बीबीसी पत्रकारों और विश्लेषकों को क्या संकेत दिख रहे हैं? आइए आज इसी पर बातचीत की शुरुआत करते हैं बिहार से। पिछली बार बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। किशनगंज की अकेली ऐसी सीट थी जहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जीते थे। पटना से पीटीआई के ब्यूरो प्रमुख नचिकेता नारायण जी और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ लोकनीति के को डायरेक्टर संजय कुमार जी इस समय मेरे साथ हैं। और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में हैं हमारी इनपुट एडिटर सरोज सिंह। हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं सरोज उनके साथ जुड़कर काम करती हैं और स्टेट्स की पल्स पर इनकी नज़र रहती है। सरोज, बातचीत की शुरुआत आपसे। जो रिपोर्टर्स से बातचीत हुई है, लोगों के बीच में क्या मुद्दे हमारे रिपोर्टर्स को समझ में आए हैं बिहार में? देखिए, जो हमारे रिपोर्टर्स जब ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बात जो वो सुन पा रहे हैं जनता से, वो है बात हो रही है रोज़गार की। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रोज़गार नहीं मिल पाना, ये सबसे ज़्यादा अहम है बिहार की जनता की। अगर हम बात करें, जब पहले वाला गठबंधन था जेडीयू और आरजेडी का, उस वक्त जब नौकरियों के सर्टिफिकेट्स दिए गए थे तो एक बहुत भावना आई थी कि पहला कैबिनेट होगा और हम उस दिन वितरित करेंगे। तो जो वितरण पहली बार हुआ तो आरजेडी के साथ उसको एसोसिएट करके देखा गया। अब जब नीतीश कुमार दूसरे गठबंधन का हिस्सा हैं तो वो उनके साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो एक जनता के अंदर ये चीज़ है कि क्या सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या चूंकि अब नीतीश उधर चले गए हैं तो क्या नीतीश जी ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोज़गार ना मिलना कह सकते हैं बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात जो सबको सुनने में आ रही है वो है महंगाई की। हर जगह त्राही त्राही ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसको विपक्ष कितना भुना पाएगा ये बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात, जो हम राम मंदिर का जब जनवरी में इनॉग्रेशन हुआ था तो लगा था कि बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिपोर्टर्स जितने भी बाहर गए हैं उन्होंने अपनी आपसी बातचीत में अगर पूछ लें कि राम मंदिर है तो भले ही किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन जो अब उनको इफ़ेक्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें बहुत दिख रही हैं। एक ज़रूर और बात देखने में आई कि फ्रीबीज जो है, जो 5 किलो राशन जो मिल रहा है वो आज भी कंटिन्यूड है कुछ वर्गों में। तो उनको ये लग रहा है कि अच्छा नई सरकार आएगी तो भी हमें ये मिलता रहेगा, या यही सरकार रहेगी तो मिलेगा या नहीं। तो फ्रीबीज उस हद तक आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन जहाँ तक ये 400 पार है और विपक्ष का नैरेटिव कि 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, वो थोड़ा नीचे परकोलेट करते हुए जब रिपोर्टर्स बात करते हैं ग्राउंड में तो वो चीज़ें नहीं आ रहा है। अच्छा, ओके। संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, बेरोज़गारी, महंगाई, राम मंदिर, लाभार्थी, इन क्लासेस की बात, ये तो मुद्दे हमारे रिपोर्टर्स को दिखाई पड़ रहे हैं। जब आपके पास तक फीडबैक आता है और पहले के चुनावों से भी ये मुद्दे लोगों के बीच सुनाई पड़ना, और जब वोटिंग मशीन के सामने खड़े होकर लोग मतदाता बटन दबा रहे होते हैं तो क्या यही मुद्दे उनके लिए सबसे प्रमुख होते हैं या चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं आप लोगों को? मुकेश जी, अगर आप 2014 से 2019 या उसके बाद तक, मैं कहूंगा 1 साल पहले तक के चुनाव को देखें और 14 के पहले के चुनाव को देखें, तो मैं कह रहा हूं 3 हिस्सों में रख के देखते हैं। 14 के पहले के चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई ये बड़े मुद्दे थे। आपको याद होगा 2014 में जो यूपीए की सरकार की बड़ी हार हुई, बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और उसकी बड़ी वजह थी महंगाई और भ्रष्टाचार। लेकिन 14 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इसके बाद से 19 तक के चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी का जिक्र तो मतदाता करते रहे, लेकिन ये मुद्दे जिसका आपने जिक्र किया, जब वो बटन दबाते थे ईवीएम का, उस वक्त उनके दिमाग पर हावी नहीं होती थी। 2019 के बाद भी जो तमाम विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, ऐसे तमाम राज्यों के चुनाव हैं
जहां मतदाताओं ने ये बताया कि महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन मतदाताओं ने वोट डालते वक्त उस मुद्दे पर बटन नहीं दबाया। अगर ऐसा किया होता तो बीजेपी कई राज्यों में दोबारा जीत के नहीं आती। वोटरों के बीच में कंसर्न था, मुद्दा था कि महंगाई है, बेरोजगारी है। लेकिन मुझे लग रहा है इन चुनाव में फिर एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है, जिसका जिक्र अभी सरोज जी ने किया। उन्होंने बताया कि जो रिपोर्टर्स हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और अब फिर 2014 के पहले वाली स्थिति थोड़ी थोड़ी बनती दिख रही है। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता था 1 महीने 2 महीने पहले तक ये मुद्दा तो है, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना पाएगी, वोटरों के मन में ये मुद्दा नहीं बनेगा, और शायद राम मंदिर और जो दूसरे मुद्दे हैं वो उनके मन पर हावी होंगे जब वोट डालने का वक्त आएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बदलाव है। और चुनाव, हालांकि 4-5 दौर के चुनाव हो चुके हैं, और मुझे 4 दौर का चुनाव हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी आहट दिखाई पड़ने लगी है कि ये मुद्दे जनता के दिमाग पर हावी होते हुए दिख रहे हैं, और ये मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है, वो लोगों के वोट देने के निर्णय को प्रभावित कर रहा है। तो इसमें आप जिस तरीके से बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने की है, आप उसका योगदान कितना देखते हैं, या लोगों में स्वतः स्फूर्त, मतलब खुद ही उनके बीच से निकल के आ रहा है? नहीं, उनके बीच से खुद निकल के नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता तो इन चुनाव के पहले भी जो तमाम चुनाव हुए हैं उसमें भी ये देखने को मिलता। तो स्वतः तो नहीं निकल के नहीं आ रहा, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की चर्चा होगी, उनका जिक्र आएगा। मुझे लगता है उन्होंने जिस तरह से पुरजोर तरीके से कैंपेन किया, बेरोजगारी का जिक्र किया, महंगाई का जिक्र किया, इस बात उनके बार बार इस बात का जिक्र करने से वोटरों के मन में ये बात जहन करने लगी, और उन्हें लगने लगा कि शायद ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्हें इस बात का तो पता था कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, जी। लेकिन चुनाव का मुद्दा बनाने में तेजस्वी यादव की अहम भूमिका है। आपको याद होगा 2020 के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक बेरोजगारी के मुद्दे पर जबरदस्त प्रचार किया, बिल्कुल। और लगभग लगभग एनडीए की सरकार को हराते हराते रह गए। लगभग उनका प्रदर्शन बीजेपी के प्रदर्शन से कोई खराब नहीं था। जी। तो उन्होंने पहले भी इसको कर दिखाया है, और मुझे लगता है कि इन चुनाव में भी उन्होंने काफी हद तक इसको बिहार में एक मुद्दा बना दिया है। जी, नचिकेता जी के पास चलते हैं। नचिकेता जी, जो दोनों गठबंधन हैं, एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी के साथ में जनता दल यू की भूमिका की चर्चा हो रही है कि क्या जेडीयू उस तरीके से लोगों के बीच अभी भी प्रभावशाली है, और सिमिलरली जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी ये बात हो रही है कि क्या आरजेडी के साथ में कांग्रेस भी बतौर गठबंधन पार्टनर उतनी ही इफेक्टिव है, जितनी सीटें लड़ रहे हैं और कितनी सीटें जीतते आए हैं उसके इतिहास को देखते हुए। आपको वहां पर ऑन ग्राउंड किस तरह का फीडबैक अब तक समझ में आया है? देखिए, हमारी समझ से जेडीयू का महागठबंधन से निकलना वो एक डिसाइसिव पॉइंट था। जब इस चुनाव में एनडीए को थोड़ा मजबूत स्थिति मिल पाई। जेडीयू जब तक महागठबंधन में था तब तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि महागठबंधन को अपर हैंड प्राप्त है। अगर जेडीयू महागठबंधन से अलग होकर के अलग लड़ रहा होता तो भी एक त्रिकोणीय संघर्ष में एनडीए अपनी स्थिति अच्छी कर सकता था। अब जेडीयू वापस एनडीए में जब चला गया है तो उसका तो सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिल रहा है। ऐसा अनुमान लग रहा है कि जेडीयू को इस बार हो सकता है अच्छा स्ट्राइक रेट ना मिले, जिसका एक कारण ये है कि जेडीयू का जो अपना सीमित वोट शेयर है वो बीजेपी में, और हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी में ठीक ठाक तरीके से ट्रांसफर हो जाए, लेकिन इन पार्टियों का जो वोट है वो जेडीयू के प्रत्याशियों की तरफ उतना ट्रांसफर नहीं हो। नीतीश कुमार की अपनी लोकप्रियता है में भी है, मगर वही नीतीश कुमार अगर अभी नहीं होते, इस तरफ दूसरी तरफ अगर होते तो बिल्कुल ही मामला उल्टा रहता। कुछ दिन पहले तक एनडीए में यह स्थिति थी कि लोग इस चीज को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि हम आधी भी सीट जीत पाएंगे। यही कारण है कि इतनी ज्यादा 16 सीटें दी गई जेडीयू को लड़ने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप
किस आधार पर आप उनको महागठबंधन से खींच लेकर सकेंगे? के आए थे। और उधर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस के परफॉर्मेंस को पहले भी विधानसभा चुनाव में भी उसके ऊपर सवाल उठे थे। इस बार इस गठबंधन में क्या दिख रहा है? विधानसभा चुनाव से थोड़ी स्थिति अलग है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी। वो लगभग एक चौथाई कुल सीटों का लगभग एक चौथाई वो हो जाता है। ये राष्ट्रीय चुनाव है लोकसभा का, लेकिन इसमें रेशियो थोड़ा कम है। कांग्रेस को 9 सीटें मिली है और इसमें कम से कम 4 सीटों में हम लोग सुन रहे हैं कि कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर और भागलपुर की चर्चा है। माना तो ये भी जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में भी कांग्रेस की फाइट अच्छी होगी, वो प्रत्याशी के कारण, क्योंकि सिटिंग एमपी जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, तो इसलिए वो इस बार कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस खींच रहा है महागठबंधन को नीचे, ऐसा तो नहीं मानेंगे। हाँ, कांग्रेस बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट उसमें नहीं कर रहा है, जी, इस चीज को कहा जा सकता है। संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, अंत में मैं अगर बिहार को देखूं तो बिहार में 40 में 39 सीटें एनडीए के पास थीं और वो परफॉर्मेंस रिपीट करना ज़रूरी लगता है अगर 400 पार जैसा नारा हो या 300 स्पष्ट बहुमत की भी बात अगर एनडीए करे, तो क्या बिहार उसमें कहीं पीछे छूट सकता है इस बार? बिल्कुल छूटेगा, छूट सकता है। सकता वर्ड की कोई संभावना ही नहीं है। आपने कहा कि 400 पार का नारा अगर पार करना है तो बिहार में प्रदर्शन दोबारा रिपीट करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी दोहराना चाहूंगा कि रिपीट करने की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी संभावना बिल्कुल शून्य है कि एनडीए जो है अपने 2019 के प्रदर्शन को रिपीट कर रही है। एनडीए निश्चित रूप से लूज कर रही है। और बिहार से निकलकर अब हम जल्दी से चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां पर पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जो पिछला चुनाव था उसमें 22 सीटें मिली थी, बीजेपी को 18 सीटें मिली थी और 2 सीटों बहरामपुर और मालदा दक्षिण से कांग्रेस जीती थी। ये टोटल जो वहाँ की 42 सीटें हैं उनका हाल है। और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए फिर से एक बार सरोज आपके साथ, आप खुद पश्चिम बंगाल होकर के आई हैं। इस बार आपको वहाँ पर लोगों के बीच में ध्रुवीकरण की बहुत चर्चा रही है, पिछले चुनाव में भी थी हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की, इस बार वहाँ पर ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ध्रुवीकरण की चर्चा बिल्कुल है और जिस सीट से मैं होकर आई हूँ वो कृष्णानगर की ही सीट है जहाँ से महुआ मोइत्रा भी आती हैं और उसके बगल में हम संदेशखाली भी गए थे, उसकी भी हम बात करेंगे। ध्रुवीकरण की चर्चा के साथ साथ जो एक शांति सुरक्षा उसकी बात भी लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा है। कई लोग हमें ये कहने वाले भी मिले कि जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम रहेंगे। कई ये भी कहने को मिले कि जो आए दिन वायलेंस हो रहा है वो हमें नहीं चाहिए, भले ही आप मुझे रोज़गार नहीं दो। रोज़गार वहाँ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन शांति सुरक्षा इसकी भी बात की। हमारी एक सहयोगी अभी वहाँ गई थी, द लास्ट मैन जो सीरीज़ हमारी चल रही है उस पर, तो उसमें एक महिला रोते हुए यही कह रही थी कि मुझे कुछ और मत दो, आप मुझे बस सुरक्षा दे दो, शांति से मैं जी लूँ, मेरी बेटी बाहर जाए तो वापस आ जाए इसकी मुझे गारंटी दे दो, मार पिटाई ना हो इसकी। तो ये जो वायलेंस चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। और दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट की हमने बात सुनी और एक बहुत मज़ेदार बात जो हमें वहाँ पे सुनने को मिली, चर्चा एक लक्ष्मी भंडार स्कीम की भी है जो ममता बनर्जी लेकर आई हैं। पहले उसमें 500 रुपये दिया जाता था, अब उसकी जो सीमा है वो बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है और ये उनकी इस स्कीम की पहली टेस्टिंग भी है, तो वो लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। तो कई इलाकों में जहाँ भी हम गए पूछने के लिए कि लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी नहीं कहते वहाँ लक्ष्मी भंडार कहते हैं, तो उस स्कीम के बारे में हमने चर्चा ज़रूर सुनी। तो एक इसकी हम कह सकते हैं कि अगर टीएमसी की तरफ से जो चर्चा हमने सुनी वो इसकी है, लेकिन पोलराइजेशन बिल्कुल है वहाँ पे। और जो इलाका जिसकी हम बात भी कर रहे थे जहाँ हम घूम के भी आए, वो चूँकि बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है, तो वहाँ CAA भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मोटुआ कम्युनिटी जो वहाँ है वो लोग कम से कम 4 से 5 लोकसभा सीटों पर प्रभावशाली हैं और डिसाइडिंग फैक्टर हैं। जिस हिसाब से पिछली बार उनको समर्थन मिला था बीजेपी को उनका, लेकिन इस बार उनमें भी डिवीजन देखने को मिला उस कम्युनिटी में भी, इसलिए भी क्योंकि राज्यसभा का सांसद टीएमसी ने मटुआ समुदाय की माला जी को दे दिया था और यहाँ से भी मंत्री
हैं बीजेपी की तरफ से भी। तो अब जो सीए पे है, मथुआ कम्युनिटी डिवाइडेड है कि क्या उन्हें वो एप्लीकेशन देना है या नहीं देना है। हमें भरना है सिटीजनशिप के लिए क्योंकि उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, लेकिन ज़मीन खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं नहीं है। और सीए के लिए फॉर्म आपको भरना है तो आपको फादर फोरफादर सबके बारे में पता करना है, तो वो अब वो कहाँ से लेकर आएंगे। तो वो जो डिवीजन है वो हमें साफ वहाँ पर देखने को मिला है। जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस और टीएमसी वहाँ पर अलग अलग लड़ रहे हैं, एक साथ नहीं हैं। इसका कोई असर आपको वहाँ महसूस हुआ? यहाँ असर महसूस होने की बात तो यही है कि अधीर रंजन चौधरी जब ये कह रहे हैं कि टीएमसी को मत देना और बीजेपी को दे देना वो ज़्यादा बेहतर है, तो अगर इन शब्दों को ही देखें तो कितना डिवाइड है वो साफ देखने को मिलता है। क्योंकि अब वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस कितनी बड़ी फैक्टर है वो सबको पता है। उससे हमने ज़्यादा बातें लेफ्ट के लिए सुनी। लेफ्ट बिल्कुल पिछले 35 साल राज करने के बाद अगर कोई निकल गया वहाँ से तो कैडर ही बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन इस बार हमें कुछ लोग मिले जो लग रहा था ऐसा है कि थोड़ा बहुत कैडर जो टीएमसी या बीजेपी में चले गए हैं थोड़ा से वापस लेफ्ट की तरफ आ रहे थे। तो कांग्रेस के लिए उतना ज़्यादा हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिला। और बिल्कुल इंडिया गठबंधन की बात करें तो स्टेट लेवल पर वो गठबंधन है वहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ना कांग्रेस लेफ्ट के साथ दिखती हुई उतनी नज़र आ रही है, तो सब अपना अपना अकेले अकेले वहाँ पर उस तरह से आप कह सकते हैं चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वो त्रिकोणीय नहीं होता, वो बहुत कम सीटों पे आप उसे कह पाएंगे। अदरवाइज बाइपोलर ज़्यादा। इसी पे मैं एक बार संजय जी से बात करना चाह रहा हूँ। संजय जी, अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियां ये अलग अलग लड़ रही हैं और फिर भी सरोज कह रही हैं कि फिर भी चुनाव बाइपोलर ही है, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट नहीं बन पाया है वहाँ पर, कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए। हाँ बिल्कुल, सरोज जी जो कह रही है बिल्कुल ठीक है। मैं कहूंगा मल्टी पार्टी बाइपोलर कंटेस्ट। मल्टी पार्टी तो है लेकिन कंटेस्ट बाइपोलर है। मुख्यतः चुनावी मुकाबला बंगाल में अगर आप देखें तो एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी है। यही मुकाबला, सीधा सीधा मुकाबला यही है। एक दो सीटों को अगर आप छोड़ दें, जिसका जिक्र सरोज जी कर रही थी, एक दो सीटों को छोड़ दें तो बाकी सीटों पे तो सीधा सीधा मुकाबला है। बाइपोलर कंटेस्ट ही है बंगाल में। जी। सरोज, बीजेपी की ग्रोथ की गुंजाइश बीजेपी को वहाँ दिख रही थी, है ना? आपको ऐसा लगा वहाँ पर कि काडर में वो जोश बीजेपी के महसूस हुआ कि हाँ हम यहाँ बढ़ सकते हैं? क्योंकि जब सीधा मुकाबला है तो बीजेपी कई बार उसको भुनाने की कम से कम पश्चिम बंगाल में कोशिश करती पहले भी दिखी है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया, एक आम आदमी ने हम जब कृष्णानगर में घूम रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही जो हमारे जहन में कहीं ना कहीं बैठ गए। उसने कहा लेफ्ट को ये पता है कि अगर उन्हें रिवाइव करना है तो बीजेपी को जीतना बहुत ज़रूरी है। अब वो लेफ्ट कैडर का आदमी नहीं था, वो बातचीत से ऐसा लगा कि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। लेकिन बीजेपी वालों को भी ये लग रहा है और लेफ्ट, फिर जब हमने लेफ्ट वालों से बात की, उनके कैडर से हम जब मिले, उस सीटों में गए, उन जगहों पे गए, तो उनके अंदर भी ये है कि हमारे लोग वापस आ रहे हैं। इसका मतलब उनके लोग कहीं चले गए थे, वो भी ये समझ रहे हैं। तो ये जो फैक्ट है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इसका एक फ़ायदा ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर जिन सीटों पे या 4 या 5 सीट भी हैं, अगर वहाँ पे अगर थोड़ा भी लेफ्ट वोट काटने वाली पार्टी के तौर पे अगर आ जाए, जीतने की स्थिति में ना भी हो, जैसे कृष्णानगर की सीट है वहाँ पे भी लेफ्ट के उम्मीदवार हैं जो वहाँ के लोकल हैं, उनको लोग जानते हैं, तो अगर एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वोट उनको मिल भी जाए तो फ़ायदा किसका होगा और नुकसान किसका? साफ तौर पे फ़ायदा बीजेपी होगा और नुकसान टीएमसी का होगा। पश्चिम बंगाल पे अंतिम प्रश्न मैं संजय जी से लेना चाहता हूँ। संजय जी, ये वो राज्य हैं जिनमें बीजेपी पोटेंशियल देख रही थी, ग्रोथ का पोटेंशियल पिछली बार के मुकाबले। क्या उस पोटेंशियल पे आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो क्या संकेत कर रही हैं वहाँ पर? अब पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल बना हुआ है और कांटे का मुकाबला है। अब इस कांटे के मुकाबले में कह सकते हैं जो 2 पलड़े हैं तराजू के, हालांकि आजकल वो ट्रेडिशनल तराजू तो होता नहीं है, सब वेइंग मशीन आ गए हैं, लेकिन अगर हम मान भी लें कि तराजू है अगर पुराने जमाने वाला, तो किसका पलड़ा भारी है ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। कांटे का मुकाबला है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी के ग्रोथ की उम्मीदें पूरी हैं। अब ये ग्रोथ कितना होगा, आपने जिसका जिक्र किया, पिछली बार 18 सीटें थी और तृणमूल कांग्रेस के पास 22। अगर ये बाजी पलट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, तृणमूल कांग्रेस हो सकता है 18 पे चले आए और बीजेपी 22। मैं नंबर्स का जिक्र, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं कह रहा हूं, मैं एक इशारा कर रहा हूं कि तृणमूल के बढ़ने की, गिरने की गुंजाइश है और बीजेपी के आगे बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन गुंजाइश कितनी है, बस इतनी है, मार्जिनल गुंजाइश दिखाई पड़ती है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और सरोज, थैंक यू सो मच। और पूर्वी भारत से अब चलते हैं पश्चिम महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में तब यानी 2019 में जो एनडीए का गठबंधन था, जिसमें तब की शिवसेना थी,
उसे टोटल 48 में से 41 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, जिसमें बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी थी और 23 जीती थी। तब की शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी और 18 जीती थी। उधर तब के यूपीए में कांग्रेस को 25 में चंद्रपुर की 1 सीट पर और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी को 19 में 4 सीटों पर जीत मिली थी। औरंगाबाद सीट एआईएमआईएम के पास और अमरावती निर्दलीय के रूप में लड़ी नवनीत राणा के पास थी। नवनीत अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इस पर बात करने के लिए बीबीसी मराठी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मयूरेश कोन्नूर इस समय मेरे साथ हैं। उनके अलावा अब द लेंस में हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने चुनाव विशेषज्ञ और चुनाव विश्लेषण से जुड़ी संस्था सी वोटर के प्रमुख यशवंत देशमुख। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं मयूरेश के पास चलता हूं। मयूरेश, ये बताइए कि पिछली बार से इस बार तो तस्वीर पूरी बदल चुकी है ना? शिवसेना भी टूट चुकी है, एनसीपी भी टूट चुकी है, इतने दल हो गए हैं, मतलब 4 की जगह 6 दल हो गए हैं एक तरह से। अब देखें तो क्या लोगों के बीच, आपने जितना ट्रैवल किया है, कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है आपको, या लोग क्लियर हैं कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है? हालांकि कंफ्यूजन तो कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि शिवसेना के 2 गुट बन जाना, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, उसके बाद एनसीपी के 2 गुट बन जाना, शरद पवार, अजित पवार, और ये दोनों अलग अलग अलायंसेस में, यानी एनडीए में और इंडिया अलायंसेस में चले जाना। साथ ही साथ अगर मैं जिक्र करूं तो 2019 के चुनाव में प्रकाश अंबेडकर और एमआईएम, इनकी एक साथ अलायंस थी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी वो चुनाव में है। तो बहुत ही सारी पार्टीज हैं, लेकिन कंफ्यूजन से मैं ज्यादा जो हमने देखा, मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में घूमा, मराठवाड़ा में घूमा, मुंबई में हम देख रहे हैं, तो एक तरीके का जो भी पिछले, जैसा आपने जिक्र किया कि 19 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र की राजनीति इतनी बदल गई है, इतनी सारी चीजें हुई हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, लोग इधर से उधर चले गए हैं, तो एक तरीके का सिनिसिज्म आया है। और कंफ्यूजन से अलावा एक सिनिसिज्म और साथ ही साथ एक एंगर, तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में भावनाओं का खेल जो है, इमोशंस का खेल, वो ज्यादा चल रहा है और मतदाता सिनिसिज्म भी है। अगर हम देखें तो हालांकि कुछ दिन बाद आंकड़े करेक्ट होते चले जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ट्रेंड दिखाई देता है कि लोग चुनाव मतदान करने के लिए, वोटिंग करने के लिए कम निकल रहे हैं। कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे पिछली चुनाव से इस बार कम वोटिंग हुआ है, और इसका सारी पार्टियां जब हम उनसे बात करते हैं तो शायद उनको भी ये ग्राउंड लेवल से, बूथ लेवल से ऐसे ही फीडबैक आ रहे हैं कि लोग बाहर नहीं निकल रहे। अभी सवाल ये है कि अगर मतदान यानी वोटिंग कम हो जाता है तो किसके लॉयल वोटर्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, इस पर सारे आगे की जो रिजल्ट्स हैं वो उस पर निर्भर होंगे। लेकिन ये जो सारा सिनिसिज्म है, जो कुछ भी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में हुआ है, बहुत सारी बाकी चीजें भी हैं, यानी जो इकोनॉमिक इश्यूज जो है, यानी खासतौर पर आरक्षण का मुद्दा। मराठा सबसे बड़ी कम्युनिटी है और जिस तरह का आंदोलन पिछले 6-8 महीनों में हुआ है, सिर्फ मराठवाड़ा या सेंट्रल महाराष्ट्र में, बाकी सभी जगह पे इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मराठा ओबीसी से रिजर्वेशन मांग रहे हैं, तो ओबीसी जो है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर एंग्शियस हैं। तो ये रहा आरक्षण का मुद्दा। साथ ही साथ जो किसान है, सोयाबीन हो या फिर प्याज हो, आपने देखा होगा कि अभी नासिक में चुनाव होने जा रहे हैं आखिरी फेज में, वहां पे प्रधानमंत्री की रैली में भी प्याज का मुद्दा जो उठा, तो किसान भी जो क्राइसिस है वो आ रही है। लेकिन फिर भी ये जो पॉलिटिक्स हुआ है पिछले 5 सालों में, यही मतदाताओं के दिमाग में है, और कंफ्यूजन से ज्यादा एक तरीके का सिनिसिज्म और साथ ही साथ एक तरीके का गुस्सा, वो आपको जब बोलते हैं तब पता चलता है। तो ये जो गुस्सा है मयूरेश, जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये गुस्सा पॉलिटिक्स इन जनरल पे है या फिर जो पार्टियां टूटी, क्योंकि पार्टी टूटी, जो शिवसेना टूटी तो एक उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, एक एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप हो गया, एनसीपी टूटी तो एक अजित पवार जी के पास और एक शरद जी के पास रह गई। इन सब के पीछे आरोप लगाया विपक्षी दलों ने कि बीजेपी ये कर रही है। गुस्सा है किसके खिलाफ? क्योंकि कई जगह पे ऐसा हुआ है कि जिनके पास लॉयल वोटर्स, हम गुस्से की बात कर रहे हैं वोटर्स की, तो वो जो जिनके पास जाते थे, जिनको सालों से वहां से एमएलएज हो या फिर एमपीज हो, उनको वहां से चुन के दिया है, वो अचानक से गुट बदलकर दूसरी जगह पे चले गए, और ये रहता है। अभी मैं बीजेपी की डायनामिक की बात करूं, कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से सालों से बीजेपी के चुनते जा रहे हैं एमपीज, लेकिन अभी उन्होंने अजित पवार के साथ एक गुट बना लिया है, तो उन वोटर्स के पास एक डायलेमा है कि इनके खिलाफ पूरी राजनीति पिछले करीब 10-15 साल से चली, तो हम जाके उनके साथ
कैसे आप साथ वोट कैसे करें। खड़े तो होंगे। हाँ, तो या फिर बारामती हो या फिर पुणे हो, यहाँ पे कई ऐसे वोटर्स मिले कि जो देखने के लिए गए थे बीजेपी का सिंबल, लेकिन उनको दिखा दूसरा सिंबल, और जो उनको बताया गया बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने कि अब वो सिंबल नहीं है बीजेपी का, उनके साथ ये अलायंस है, तो उनके जो गुस्सा था या फिर उनका जो भी फ्रस्ट्रेशन था वो दिखाई दिया। तो ये जो अलायंस अचानक हुई है उसकी वजह से ये गुस्सा जो है वो ज्यादा है। जी, यहाँ पर एक बार यशवंत जी के पास चलते हैं। यशवंत जी, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दिनों जितना ड्रामा हुआ है, जितनी तोड़फोड़ हुई है, और जिस गुस्से की बात अभी मयूरेश कर रहे हैं, आप लोग जो ऑन ग्राउंड आप लोगों तक जो बात पहुंच रही है अपने अलग अलग सर्वेज के थ्रू, उसमें आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? एक तो कन्फ्यूजन है, मतलब सिंबल्स भी बदल गए हैं, कौन किसके साथ खड़ा है किसके साथ नहीं, और बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी जैसे मयूरेश कह रहे थे कि वोट ट्रांसफ़र, मतलब शिवसेना पिछली बार बीजेपी के साथ थी, अब वो दूसरे पलड़े में खड़ी है, तो क्या वोट वैसे ही ट्रांसफ़र हो सकता है? एनसीपी के एक बड़ा धड़ा उधर खड़ा था, अब वो इधर अजीत दादा पवार के साथ आ गए हैं, तो क्या वोट ट्रांसफ़र वो हो सकता है? आप लोगों को क्या संकेत दिख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है मुकेश जी कि लोग हतोत्साहित हैं, दुखी हैं, और कारण उसका मुख्य ये है कि किसी भी पार्टी के वो समर्थक हों, उन्हें लगता है पिछली बार उन्होंने जो वोट दिया था, जो जनादेश दिया था, हर पार्टी ने उस जनादेश का भरपूर अपमान किया। और ये कंफ्यूजन की बात नहीं है, दरअसल कंफ्यूजन से ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों को उस अपमान का दुख है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। हर तरीके से उस चीज को मैंने समझने की कोशिश की है। आंकड़ों में भी लोगों की बातचीत को सुनने के बाद में तमाम, और हम लोग ने हजारों हजार इंटरव्यू जितने किए हैं, उसमें एक चीज बहुत क्लियरली सामने आई कि एक तरीके से विश्वसनीयता को जबरदस्त चोट पहुंची है महाराष्ट्र के राजनीतिक खिलाड़ी जितने भी हैं, जितनी भी पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, उन सभी की। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वोट इधर से उधर हमारे खिसक जाएंगे, हम जहां चाहेंगे हम ले जाएंगे, जैसे चाहेंगे हमारे लोग उधर वोट डाल देंगे, ये महाराष्ट्र के नेता ऐसा सोचते हैं, लेकिन जनता ऐसा नहीं सोचती। तो इसी में यशवंत जी, यक्ष प्रश्न जैसा प्रश्न ये बन जाता है कि जब इतनी उदासीनता है, वोट परसेंट गिर रहा है, तो इसको कैसे रीड किया जाएगा? आप लोगों के सर्वे और इन चीज़ों में आप कैसे रीड कर रहे हैं इन चीज़ों को? बहुत कठिन हो गया है, इसीलिए इसको रीड करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अगर आप टर्नआउट के एनालिसिस में जाएं तो आप पूरे भारत में जैसे पहले फेज का, दूसरे फेज का, तीसरे, हर बार जो टर्नआउट के फिगर देखे मैंने, तो मेरा आकलन उसमें यह है मुकेश जी कि जहां पर कंटेस्ट अच्छा है वहां टर्नआउट अच्छा है। जहां कंटेस्ट लॉपसाइडेड है, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो केरल में ही क्यों ना हो, जहां लोगों को लॉपसाइडेड कंटेस्ट लग रहा है, उन सभी जगहों पे टर्नआउट घटा है, क्योंकि जो व्यक्ति जीत रहा है, उसका समर्थक कह रहा है जीत ही रहे हैं, क्या जाए वोट देने। जो हार रहा है, उसका समर्थक सोच रहा है क्या जाए वोट देने। तो दोनों ही लोगों को एक बड़ा अच्छा बहाना मिल गया है गर्मी का, हीट वेव का। तो वो कुछ इनके नहीं गया, कुछ उनके नहीं गया, मिला मिलू के 4-5% वोट उन जगहों पे गिर गए। लेकिन जहां कंटेस्ट अच्छा है वहां पे लोग निकल रहे हैं वोट डालने। तो मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है 4 तारीख को ये देखना कि महाराष्ट्र का अब नया बेस क्या है, बेसलाइन क्या है, जिसके ऊपर अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो मैं उसको अब उस लिहाज से देख रहा हूं कि अब ये नई जमीन क्या है जिसमें से अब नई कोपलें निकलेंगी, नया लोकतंत्र का पौधा निकलेगा। बहुत क्विकली, इससे पहले कि मैं अंतिम बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश पे चलूं, एक प्रश्न और आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि जो भी पार्टियां हैं वो पर्सनालिटी से तो जुड़ी हुई हैं, सभी 6 पार्टियां, और हम राष्ट्रीय चुनाव की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय और राज्य के चुनाव और पर्सनालिटी में क्या ये फैक्टर्स पुराने इतिहास को देखते हुए जो प्रीवियस इलेक्शंस का है उसका फैक्टर हो सकता है इस बार भी? बिल्कुल होगा, और बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि टर्नआउट गिर रहा है। देखिए, ये लोकलाइज्ड फैक्टर्स प्ले में तब आते हैं जब लोग कम निकलते हैं। अगर एक वेव वाली कोई बात होती है, बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं या पिछले जितने ही लोग निकलते हैं, तो वो इन स्थानीय मुद्दों को गौण करके उसके ऊपर एक अपने जनादेश की लहर बनाते हैं। जब ये वाली लहर वाला हिस्सा वाला हटा दीजिए तो फिर बचता क्या है? बचता तो फिर स्थानीय समीकरण, स्थानीय उम्मीदवार, जो स्थानीय दबंगई है या पॉपुलैरिटी है, वो सारे समीकरण। सो लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये महाराष्ट्र का बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है, और सीट दर सीट, रीजन भी छोड़ दीजिए,
सीट दर सीट कौन सा कैंडिडेट उस इलाके में ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो किस तरीके से अपने लोगों को निकाल पा रहा है, शायद पार्टियां और नेतृत्व गौण हो जाएगा। और हो सकता है कि महाराष्ट्र में नतीजे इतने स्थानीय समीकरणों में उलझे हों कि हमें लगे कि ये शायद एक क्यूमुलेटिव म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस के रिजल्ट हम देख रहे हैं रादर देन कि हम राष्ट्रीय लोकसभा का चुनाव देख रहे हैं। तो 4 तारीख का बेसब्री से इंतजार विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए होगा। और अब अंतिम और सबसे बड़े बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बीजेपी ने 2019 में 62 सीटें जीती थी और उसके सहयोगी अपना दल एस के पास 2 सीटें थी। 2019 में ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। इस गठबंधन ने 15 सीटें जीती थी, जिनमें बसपा को 10 और सपा को 5। रायबरेली सीट पर कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी जी को जीत मिली थी। मेरे साथ बने हुए यशवंत जी, मगर इस बीच स्टूडियो में आ गए हैं बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा। दिलनवाज, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश अच्छा खासा घूम के आए हैं और मुझे याद है 2022 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब भी आपने इस पूरे क्षेत्र को कवर किया था। दोनों अलग अलग चुनाव हैं, एक राज्य का चुनाव था और एक राष्ट्रीय चुनाव है। उस समय जो मुद्दे थे और अभी के जो मुद्दे हैं, आपको उसमें कोई अंतर नज़र आया है? और अब तो पॉलिटिकल इक्वेशंस भी उस समय और तब से बदली हुई हैं। देखिए मुकेश जी, अब 2022 काफ़ी पीछे जा रहे हैं। अगर हम अब से चंद महीने पहले की बात करें, 3-4 महीने पहले की बात की, तब से और अब के माहौल में जो हमने ज़मीन पे देखा, काफ़ी तब्दीली नज़र आई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा चुनावों में रहा है। 2022 में भी उसका असर था। बिल्कुल। मुझे सबसे हैरानी ग्राउंड पे इस बार ये हुई कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नज़र नहीं आ रहा था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन ज़िलों में जहाँ इतिहास भी रहा है सांप्रदायिक दंगों का या सांप्रदायिक घटनाओं का। इसके अलावा अगर मैं घूमा हूँ डिस्ट्रिक्ट में और यूपी के अलावा बाकी जगह भी जो गया हूँ, जो मैंने एक चीज़ नज़र आ रही है, एक तो मोदी जी का एक्स फैक्टर है। उसको बहुत से विश्लेषक ये कह सकते हैं कि कम हुआ है, लेकिन वो बरकरार है। इसके अलावा जो एक लहर की हम बात करते थे, किसी तरीके की कोई लहर नहीं है। और ये चुनाव बहुत ही खामोश चुनाव है। इसमें मतदाताओं को हमने ऑब्जर्व किया, बिल्कुल खामोश है। खास करके वेस्टर्न यूपी के जिस इलाके की हम बात करें, वो देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम घनत्व वाली आबादी का इलाका है। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ मुसलमान अच्छी तादाद में है। मुस्लिम वोटर बिल्कुल खामोश थे, लेकिन वो खामोशी जब बूथ पे दिखाई दी तो एक अंतर बिल्कुल साफ नजर आया। अब यहाँ पे ये बीजेपी के लिए एक अच्छा ग्राउंड है, बीजेपी यहाँ से सीटें जीतती रही है। पिछली बार गठबंधन था, इस वजह से जो है समाजवादी और बसपा, जब दलित वोट और मुस्लिम वोट एक साथ होता है और थोड़ा और वोट मिलता है तो उन्हें काफी मजबूती मिल जाती है। इस बार वो नहीं था, तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इस बार तो बीजेपी का गठबंधन आरएलडी के साथ है, है, उस फैक्टर पे भी मैं आ रहा हूं। लेकिन जो उसका फायदा मिल सकता था या मायावती के ना होने का जो नुकसान हो सकता था, वो जमीन पर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। 2-3 महीने पहले तक जब मेरी विजिट्स थी, मैं जाता रहता हूं, मुझे जो सीट्स बीजेपी के लिए बहुत आसान दिखाई दे रही थी, वहां पे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेस्ट नजर आ रहा है। और बहुत से विश्लेषक भी या जर्नलिस्ट जो वहां गए होंगे, वो ये नहीं बता सकते कि कौन जीत सकता है। एक बड़ा जो फैक्टर जो मुझे वेस्टर्न यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नजर आया, वो था राजपूत कम्युनिटी में गुस्सा। मीडिया में वो उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जमीन पर उसका असर नजर आया। तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ तो वोट नहीं किया, लेकिन वो मतदान तक नहीं गए। और चीज जो हमने ऑब्जर्व की, जो इससे पहले चुनावों में हमने देखा है, बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट और ग्राउंड लेवल पे जो मैनेजमेंट होता था, जिसको नोटिस किया जाता था और जिस पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, इस बार वो बहुत कमजोर था। और उसकी वजह चाहे जो भी रही हो, उसके जो संगठन लगता था कि ई रिक्शा तक से जो है लोगों को बूथ तक पहुंचा रहे, वो प्रयास नजर नहीं आया। और इसी का शायद नतीजा है कि जो हमने बूथ पे जो लोगों को देखा है, 60% तक एवरेज रहा है। सहारनपुर में 65% वोटिंग हुई है, उसको अगर छोड़ दे तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का लगभग 60। और रामपुर में थोड़ा कम इस बार रहा है, क्योंकि वहां कई चुनाव कई चुनाव हुए हैं, तो लोग वहां बहुत उदासीन थे। और इसके अलावा बेरोजगारी का जो मुद्दा है, खास करके यूपी पेपर लीक, एवरी सिंगल यूथ जिससे भी मैंने बात की, वोट उसका चाहे जहां भी जा रहा हो, लेकिन उसके अंदर इसको लेके बहुत आक्रोश था। और इसका इंपैक्ट उनकी फैमिलीज पे भी था। तो कई जो बहुत लॉयल वोटर्स भी रहे होंगे, उनके मन में भी इस यूपी पेपर लीक ने जो है इंपैक्ट किया है। एक और फैक्टर जो अक्रॉस यूपी में जहां भी गया हूं नजर आया है, और जो मुझे लगता है जिसने वोटिंग को प्रभावित किया, मैं ये तो नहीं कहूंगा किस तरफ, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उसको में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक इमेज बनी है। असल में ये डिस्ट्रिक्ट्स क्राइम से इन्फेस्टेड रहे हैं, यहाँ पर चोरी चकारी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। पुलिस
का जो सख्त रवैया है, मैं कहूँ बेहद सख्त रवैया, उसकी वजह से पैटी क्राइम्स और जो स्ट्रीट पे जो छेड़छाड़ होती थी, इस तरीके की चीज़ों में एक शार्प डिक्लाइन ऐसा लोगों का लगता है, लोगों को मानना है। ऐसा- डाटा भले कुछ भी कहता है, बट परसेप्शन ये है। Perception। तो उसको लेके आप अक्रॉस द क्लास, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट या इकोनॉमिक डिवाइड के परे जाके व्यक्ति से बात करेंगे तो वो कहेगा सुकून है, शांति है, एंड दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग दैट इज, मतलब उससे भी मुझे लगता है वोट पे फर्क पड़ा है। जी यशवंत जी, दिलनवाज ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ें दिख रही हैं। आप जो ये फैक्टर्स देख रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल जो रिलीजियस पोलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए माना जाता रहा, फिर जैसा दिलनवाज ने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, इन सब के बीच अगर इस बार पोलराइजेशन वैसा मुद्दा नहीं है, मोदी फैक्टर है, लेकिन अलायंसेस अलग हो गए हैं, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो शुरुआती दौर था उसके बाद से क्या संकेत दिखे हैं? देखिए, हम तो टर्नआउट के ऊपर ही बात कर सकते हैं। दिलवाज जी ने जैसा बताया अलग अलग फैक्टर्स में इसको लेकर के जितना मैं समझता हूं कि वहां की पोलराइज राजनीति भी वैसी पोलराइज एक्चुअली नहीं है जिस तरीके से हम लोग सामान्य तरह से रीड करना चाहते हैं या करते रहे, आदत है हमारी। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दरअसल 2007 में जब मायावती जी ने बड़ी तादाद में माइनॉरिटी कैंडिडेट्स दिए थे और उनके लोग जीत के आए वहां पर, उस समय के बाद से एक अलग तरीके का पोलराइजेशन चल रहा है, जो कि रसूख का, रिसोर्सेस का, बिजनेस का पोलराइजेशन है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट राजनीति का जो वजूद था, जिस तरीके की उसकी एक पैठ थी, ये पिछले 2-3 दशकों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम के, पैसे के और हर तरीके से, और 2007 में सत्ता के मसले पे भी सीधे सीधे चैलेंज की गई, जब मायावती जी ने इतने बड़े न केवल टिकट दिए पैमाने पर बल्कि जिता के भी एमएलएज ले गई यूपी विधानसभा के अंदर। मुझे लगता है कि वो एक उसका रिटेलिएशन ज्यादा था, जिसको एक कम्युनल फ्लेयर अप करके उसका एक निकल के आया। अब सवाल ये है, क्या आर्थिक आधार पे या आर्थिक इक्वेशन वहां कुछ बदल गए हैं क्या? क्या जिसके कारण ये चीजें कम हो गई हैं क्या? समरसता कुछ ज्यादा आई है क्या? मुझे जितना समझ में आता है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जो फॉल्ट लाइंस हैं वो कहने के लिए भले ही ऊपर से लगे कि हाँ पड़ गई हैं, लेकिन दरअसल वो फॉल्ट लाइंस अभी भी गहरी हैं, काफी ज्यादा मौजूद हैं। और अगेन इस बात को ये समझना जरूरी है कि उन फॉल्ट लाइंस के बावजूद भी टर्नआउट अगर नहीं होता है या कम होता है, तो ये एक पैन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ट्रेंड लेने के बजाय उसको लोकलाइज समझना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर लोकसभा के क्षेत्र में किस कारण से वो टर्नआउट कम हुआ और किस कैंडिडेट ने, किस पार्टी ने अपने लोगों को ज्यादा मोबिलाइज किया। जी, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रही हलचल पर नजर रखने वाले स्वतंत्र पत्रकार उत्पल इस समय हमारे साथ हैं। उत्पल पाठक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उत्पल जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से विशेष तौर से ये कहा जाता है कि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लड़ने की वजह ही यही है क्योंकि वो उस पूरे क्षेत्र को, जो पूर्वांचल है, उसको प्रभावित कर सकें। इस बार भी अभी रोड शो हुआ पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी का, जो विधानसभा हुई थी चुनाव 2022 की, उसमें भी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल में थोड़ा झटका लगा था, जहां जितनी सीटें चाहते थे उतनी तो नहीं मिली थी। इस बार अभी तक का कैसा माहौल है? क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग गाजीपुर की सीट हुई, चाहे मिर्ज़ापुर हुई, चाहे और जो सीटें हैं वो इंटरेस्टिंग बनी रहती हैं वहाँ पर। अभी तक क्या असर आपको वहाँ नज़र आ रहा है? मुकेश जी, पूर्वांचल का जो मौसम का तापमान है वो तकरीबन 42 से 43 डिग्री है, और राजनीतिक तापमान मुझे लगता है शायद उसका दुगुना हो गया होगा। अगर सिर्फ एक बनारस की सीट को हटा दीजिए तो पूर्वांचल की अधिकांश सीटें जो हैं वो फंसी हुई दिखती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम सीटों के नाम लेने शुरू करें तो सलेमपुर की सीट, बलिया की सीट, घोसी की सीट, गाजीपुर की सीट, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर की एक और सीट है मछली शहर, उसी तरीके से मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, ये जितनी सीटों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी सीटें फंसी हुई हैं क्योंकि जो पब्लिक है, जो वोटर है, उनकी नाराजगी के तमाम अलग अलग कारण हैं। कुछ तो मूल कारण है, जैसे युवाओं में, जैसा और लोगों ने भी कहा कि पेपर लीक यूपी में होना एक बहुत बड़ा कारण है, वो यहाँ पर इन इलाकों में भी उसको देखा जा रहा है। लेकिन इन इलाकों में खास तौर पर आवारा पशु, छुट्टा पशु,
ये समस्या 2022 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उन्होंने इसको रिजॉल्व करने की कुछ कोशिश की थी 22 के चुनाव के पहले, लेकिन उसके बाद कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं दे पाए। वो गौशाला वगैरह खुली, लेकिन कोई खास सॉल्यूशन नहीं दे पाए। तो आवारा पशुओं की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या मानी जा रही है। साथ ही साथ में महंगाई, बेरोजगारी के साथ में महंगाई का एक फैक्टर आप देखिए कि फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ गए हैं, बीजों के दाम बढ़ गए हैं, साथ ही साथ में डीजल का दाम बढ़ गया, तो जो लोग पंपिंग सेट से पानी निकालते हैं उनको भी समस्या है। तो ओवरऑल जो खेती का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ गया है। उस कॉस्ट के हिसाब से वो प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे। प्रॉफिट तो छोड़िए, वो अपना जो एक ब्रेक इवन अमाउंट होता है वो भी नहीं निकाल पा रहे। तो ये कुछ मुद्दे, साथ ही साथ में कुछ सीटों पर, जैसे सलेमपुर की सीट है तो वहां पर प्रत्याशी को लेकर के नाराजगी है। बलिया की सीट पर आ जाइए तो प्रत्याशी के चयन को लेकर के नाराजगी है। घोसी और गाजीपुर की सीट जो है उसमें जो गरीब तबका है वो नाराज है, प्लस मुख्तार अंसारी फैक्टर भी है। उसको अंदर अंदर लोग भले डिस्कस कर रहे हो, सामने से ना बोल रहा हूं, लेकिन अंदर अंदर से वो फैक्टर है। पब्लिक चुप है, बोल नहीं रही है, लेकिन पब्लिक की नाराजगी वो बहुत कायदे से बता रही है। यशवंत जी के पास जाना चाहूँगा। यशवंत जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया कि योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेकर के और अमित शाह जी का नाम लेकर के एक ऐसा लगा कि पार्टी में थोड़ा सा रैटल करने की कोशिश हुई। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा फैक्टर हैं कि ये सब चीज़ें, और जैसा दिलनवाज भी कह रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा जो राजपूत वोटर है उसकी नाराज़गी का असर दिख रहा था, तो इन सब चीज़ों का असर आप पूर्व की तरफ, क्योंकि मुझे पता है आप बनारस को ख़ास तौर से उस क्षेत्र को जानते समझते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ पॉपुलर हैं, कोई शक नहीं इसमें। उनकी अपनी एक फॉलोइंग है, लेकिन उस फॉलोइंग के अंदर एक कास्ट इक्वेशन के हिसाब से कि राजपूत मतदाताओं को ये मैसेज गया है कि इनको हटाया भी जा सकता है, इसलिए वोट नहीं देंगे या नहीं दे रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये ओवर एनालिसिस पॉसिबली हो सकती है। कारण ये है कि या तो योगी आदित्यनाथ अपने प्रभाव से 70 से ज्यादा सीटें जिताएंगे तो वो एक चैंपियन की तरह उभरेंगे। अगर वो सीटें कम लेके आते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा वो नहीं होगा सबब कि आगे की राजनीति और आगे की पॉलिटिक्स और अपनी लीडरशिप के क्लेम को पोस्ट मोदी सिनेरियो में वो उस तरीके से इस क्लेम कर पाए जी। लेकिन एक बात, ये बात मुकेश जी भी समझने की है कि उत्तर प्रदेश में 2014 का जनादेश, 2017 का जनादेश, 2019 का जनादेश, ये सारे जनादेश केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पे पड़े थे। उसमें किसी भी स्थानीय राज्य के नेता का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि नेता तो बनाया ही नहीं गया था उस समय तक। जी। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद आप याद कीजिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले तक लखनऊ में बैठक चल रही थी सभी अधिकारियों की, भाजपा के नेतृत्व की, कि इनको हटाया जा सकता है। बिल्कुल ये चर्चा थी। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि वो पॉपुलर हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। बहुत कम राज्य हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा मैं कोई और डबल इंजन की सरकार मानता भी नहीं हूं पॉपुलैरिटी के लिहाज से जी। लेकिन इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा एनालाइज करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ज्यादा हो सकता है। 2014 के चुनाव में भी वैसे यशवंत जी, जो ये कहा जा रहा था ना कि यूपी के लड़के, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में थी, बीजेपी लड़ रही थी, बसपा लड़ रही थी, इसी तरह के समीकरण थे, और तब 71 सीटों पे भाजपा और 2 सीटों पर अपना दल एस और 5 पे सपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीत करके आई थी। लेकिन उससे वो पीक था, और अब 10 साल हो चुके हैं सरकार में रहते हुए, तो उस भले ही इक्वेशन वो हो, लेकिन वोटों में और लोगों में थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आया है तब से अब में? देखिए, स्वाभाविक है, पीक के बाद में सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है बीजेपी को जो साल रही है वो बड़ी तादाद में सिटिंग एमपीज का टिकट न काट पाना। जो टिकट्स रिपीट किए गए हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में उसकी समस्या उनको आएगी। जो उनके लिए फायदे की बात हो सकती है वो दूसरी साइड के समीकरण है। मसलन अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव में जाएं और आप महागठबंधन की बात करें, जो सपा बसपा का महागठबंधन 2019 में था, मुझे लगता है कि इलेक्शन अरिथमेटिक के हिसाब से, चुनावी अंक गणित के हिसाब से वो सबसे ज्यादा मजबूत विपक्ष का समीकरण हो सकता था 2019 का था जी। अब सवाल यह है कि आप 2022 के चुनाव में देखें, जो 12-12.5% वोट बहुजन समाज पार्टी के थे, अगर आप सपा बसपा अलायंस की बात करें और मायावती जी के बसपा के 12.5% रॉक बॉटम वोट की भी बात करें,
तो आपने किया क्या है, अपने अलायंस में से 12.5% के समीकरण को हटाया है और आप कांग्रेस को लेके आए हैं जो कि 2.5% वोट लेके अपने साथ में आ रही है। तो इस अंक गणित के लिए किसी को भी आइंस्टाइन बनने की लिए जरूरत नहीं है कि आप 12.5% हटा रहे हैं और 2.5% लेके आ रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। उसके बाद में आरएलडी के 2.5% वोट जो आपके पास में थे वो आपने उसको हटाया है। तो अंक गणित, बीज गणित और केमिस्ट्री, ये तीनों चीजें अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। उत्पल, जब जनवरी में राम मंदिर का मसला हुआ तब ऐसा लगा कि बहुत चर्चा हो रही थी कि राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर बहुत प्रभावशाली मुद्दा चल रहा है। तब से लेकर अब तक में लेकिन राम मंदिर के उतने बड़े मुद्दे होने की चर्चा नहीं है। अवध और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपने जो यात्राएं की हैं उसमें आपको क्या अब पता चल रहा है, तब से अब में क्या कोई बदलाव देख रहे हैं आप? जी देखिए, राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ उस समय राम मंदिर की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में थी, न सिर्फ पूर्वांचल में। अभी राम मंदिर की चर्चा कोई नहीं करता, न कि वो एक चुनावी मुद्दा है। यहाँ तक कि अयोध्या की जो लोकसभा सीट है उसके पास की सीट में देख लें, सुल्तानपुर की सीट में देख लें, या कहीं पर, मैं अभी कल सुल्तानपुर में था, वहां पर भी राम मंदिर को एक चर्चा का विषय नहीं। दूसरा, आप एक चीज देखिए कि जो नॉन यादव, नॉन कुर्मी ओबीसी जितनी भी जातियां हैं, मोस्ट बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड, जिसमें धर, धरतार, धुनिया, राजभर, भेड़िहार, उसके बाद बिहार, इस तरीके की जितनी भी जातियां हैं वो बहुत ज्यादा डिस्कंटल्ड हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अलायंस पार्टनर कौन है, उनको इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि जैसे कि वोटिंग परसेंटेज या जो एकेडमिक की बातें हम लोग किया करते हैं, क्योंकि वो गांव का गरीब तबका है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि भैया जो भी हमारा वोट जो है वो विरोध में ही जाना है इस बार, क्योंकि वो महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं, वो और तमाम जो सहूलियतें हैं वो उस तरीके से उनको नहीं प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ओबीसी जातियों का जो क्रीमी लेयर है उनको ज्यादा प्राप्त हो रही हैं। तो ऐसे में जो भी इस तरीके की सीटें हैं जहां इन जातियों का बाहुल्य है, जिनको कभी चुनाव में फ्लोटिंग वोट्स कह करके नकार दिया जाता था, ये सारी जातियां कंसोलिडेट होकर के एक जगह वोट करेंगी एक बार। अब वो चाहे कोई भी एक जगह हो सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है पूर्वांचल की कुछ सीटों में, जहां पर जी, जातियों के अंदर जो एक नाराजगी है वो साफ देखने को दिख रही है, उप जातियों के अंदर में खासतौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल इस पूरी चर्चा के लिए। तो इसके साथ ही द लेंस कार्यक्रम का ये अंक अब यहाँ हम समाप्त करते हैं, जहाँ हमने चर्चा की है 4 बैटल ग्राउंड स्टेट्स की। अगर आप इन स्टेट्स से हैं या इन स्टेट्स पर नज़र रख रहे हैं तो आपका आकलन क्या कह रहा है इस समय, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फ़िलहाल 2024 के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं।